स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, इसमें कुल लगा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कैसे? देखिए, छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक कुल 49 वर्ण होते हैं। इसमें एक संयुक्त व्यंजन जुड़ेगा, हो जाएगा 50, और द्विगुण व्यंजन जुड़ेंगे तो हो जाएंगे कुल मिला के 52। ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। देखिए, प्रश्न थोड़ा चेंज किया गया है। जब ये पूछेगा कुल और जब ये पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको टिक करना होगा 49। अब वहां पर क्वेश्चन देखना है और ऑप्शंस देखना है कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा, उसी हिसाब से आप उस पर टिक करेंगे। 49 कैसे होगा? छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। जी हाँ, कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं। कितने? कुल मिलाकर के 45 वर्ण। ठीक है ना, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन शामिल है। ठीक। प्रश्न नंबर चौथा, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अब इन 52 वर्णों में क्या क्या शामिल है? इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन शामिल है। प्रश्न नंबर 5, देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको आप नोट भी करते चलिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर अगर कुल पूछा गया तो आपको 13 पे टिक करना है। तो इस टाइप का जब प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर, कुल जब पूछा जाएगा तो 13, छोटा आ से लेकर के कहां तक? आहा तक, यानी इसमें दोनों आयोग व जोड़ा गया है। अब अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना है। तो कुल नहीं लगा हुआ तो आपको 11 पे टिक करना है, यानी कि इसमें 2 आयोग को हटा दिया गया, एक अंग और एक आहा, यानी छोटा आ से लेकर के कहां तक? आओ तक। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि आयोग वाह किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो ना स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, उन्हें आयोगवाह कहते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह 2 होते हैं, एक अंग और एक आहा। लेकिन अगर ये पूछा जाए हिंदी भाषा में आयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना होगा 3। ठीक है ना, एक अनुसार, एक अनुनासिक और एक विसर्ग। ठीक, इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होगा। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 36। कहां से लेकर कहां तक? का से लेकर के ज्ञा तक, और का से लेकर के मा तक वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। जी हाँ, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रश्न देखने के लिए आप HL ट्रिकी जीके चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी है हिंदी की, उस हिंदी में वर्णमाला के 2 या 3 पार्ट उसमें बने हुए हैं। उन 2 या 3 पार्ट को आप विस्तृत वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल नहीं लगा है ना, कुल नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? 33। अब 33 होगा तो कहां से कहां तक होगा? का से हा तक। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वर कितने होते हैं? कुल मूल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। इन्हीं मूल स्वरों से ही सभी स्वरों का जो है उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 10, उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? किसके आधार पर बताना है?
उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मूल स्वर, कुल स्वर, स्वर, है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, है ना। तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? कुल 10 स्वर हो जाएंगे। कोई जल्दीबाजी ना करें। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते चले, ठीक है ना। और बाकी जो आपको जानकारी है उसको छोड़ दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मात्रा और उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ही पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। मात्रा और उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? ठीक है ना। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या होगा? प्लुत स्वर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जीभ के प्रयोग के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी अग्रभाग या मध्य भाग या पश्च भाग, जीभ का अग्रभाग किस में प्रयोग किया जाता है? जीभ का मध्य भाग, जीभ का पश्च भाग किन स्वरों के उच्चारण में किया जाता है? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कुल स्वर कितने माने गए? तो कुल माने गए 11 स्वर। इसके अंतर्गत मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये शामिल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। मुख द्वार खुलने के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? तो मुख द्वार खुलने के आधार पर कुल मिला के 9 स्वर होते हैं। कितने? 9 स्वर। ये ध्यान रखना है। एक होता, अब देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। एक अर्ध विपरीत, दूसरा अर्ध समृद्ध और तीसरा समृद्ध। अर्ध विपरीत का अर्थ होता है जिसको उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता हो, या अर्ध समृद्ध का मतलब होता है जिसमें आधा बंद रहता हो ओष्ठ, और समृद्ध का मतलब ये होता है जिसमें पूरा बंद रहता हो मुंह, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 9 स्वर होते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, ठीक है जी हाँ। प्रश्न नंबर 14 देखिए। ओठों के स्थिति के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? तो ओठों के स्थिति के आधार पर जो कुल स्वर होते हैं वो होंगे 11 स्वर, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि ओठों की स्थिति के आधार पर कुल स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक आवृतमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। आवृतमुखी किसे कहते हैं? जिसमें ओष्ठ गोलाकार नहीं होता उसे आवृतमुखी कहते हैं, और जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार होता है उसको कहते हैं वृत्तमुखी स्वर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15। इन सब चीजों पर विस्तृत चर्चा किया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए वहां से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? क्या है? अर्ध स्वर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ध्वनि जो कभी स्वर के अंतर्गत आए, कभी व्यंजन के अंतर्गत आए, तो उसे क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कहेंगे। जैसे कि या और वाह। या और वाह का उच्चारण जो है कभी आ होता है तो कभी या होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 16। लुंठित स्वर किसे कहते हैं? है ना। लुंठित स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे उसे कहते हैं लुंठित स्वर। जैसे कि रा या लुंठित वर्ण, ठीक है ना, उसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं या लुंठित स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण लिख देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे, जैसे रा, बोलिए रा, ठीक है ना। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? देखिएगा, पार्श्विक वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में जीभ के बगल से हवा निकल जाए, उसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण। जैसे कि ला, है ना, ला, इस तरीके से पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। वर्थ से क्या तात्पर्य है? तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं। ला और सा, ये जो वर्ण है
ये आएगा वर्ड्स के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि जीभ का जो है वो दांत के निचले भाग से टकराती है, वर्ड्स वाले, जैसे ला, ला जब बोलते हैं तो जीभ जो है दांत का जो मसूड़ा होता है वहां से जाके टकराती है। तो ऐसे स्थिति में वो क्या होगा, वर्ड्स होगा। ला और सा ये वर्ड्स वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, दंतोष्ठ से उच्चारण होता है, किस वर्ण का दंतोष्ठ से उच्चारण होता है, इसका जवाब क्या होगा। देखिए ये आ जाएगा इसके अंदर वाह, बोलिए वाह, है ना। तो इसमें दांत और ओष्ठ दोनों काम करता है। जैसे हम जब वाह बोलते हैं वाह, तो दांत का ऊपरी हिस्सा और ओष्ठ का ऊपरी हिस्सा दोनों आपस में टकराते हैं, उसे कहेंगे दंतोष्ठ, है ना। दंत नहीं, दंतोष्ठ, जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, ओष्ठ व्यंजन को और क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। ओष्ठ व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से उष्मा निकलती हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, ये वाला शा, ये वाला शा और ये वाला हा, ठीक है ना। तो ये हो गए 4। इसको बोलते समय देखिएगा, हाथ लगा लीजिएगा ऐसे सामने, तो इसको बोलते समय, इसका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है। तो ओष्ठ व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है ना। ये वाले वर्ण आपके आ जाएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और द्विगुण व्यंजन में आपका आ जाएगा ये और ये, इसके पास द्वि रूप होते हैं। एक तो ये रूप हो गया, अब इसको हटा देंगे तो ये दूसरा रूप हो जाएगा। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा गया कि किस शब्द में द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। जैसे लिखा हुआ है कहीं पढ़ाई, क्या लिखा है, पढ़ाई, तो क्या पढ़ाई में उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया। सड़क में भी उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किया गया, तो ऐसे भी पूछा जाता है, तो इसलिए ऐसे भी तैयार रखें। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। तो संयुक्त व्यंजन में जैसे छात्र, ज्ञा, स्रा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे आधा का और सा मिलकर के क्या बनेगा, छा, है ना। और आधा ता प्लस रा, ये बन जाएगा त्रा। आधा जा और या मिलकर के क्या बन जाएगा, ज्ञा, है ना। आधा शा और रा, ये मिलकर के बन जाएगा श्रा, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो 2 वर्णों के मेल से बनता है। अब इसमें कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। अब जैसे लिखा हुआ वक्त, है ना, वक्त में जो है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया। आधा का है और ता है ना। आधा का और ता, ये जो है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। कहीं लिखा हुआ मस्त, ठीक है ना, तो मस्त में भी जो है संयुक्त व्यंजन का ही प्रयोग किया गया है, ठीक। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, या किन शब्दों में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे लिखा हुआ बच्चा, अब बच्चा में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है या द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है या उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है या अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, तो इसमें सही उत्तर लगाएंगे आप, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया। आधा चा और पूरा चा, है ना। इसमें देखिएगा आधा का है और ता है, दोनों डिफरेंस है, इसमें सेम चीज है। बच्चा हो गया, कच्चा हो गया, है ना, पक्का हो गया, तो ये सब चीजें हो जाएगा किसके अंतर्गत, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग इसमें किया गया है। आप देखिए 24 नंबर, अनुनासिक का प्रयोग करें। कोई एक ऐसा शब्द लिखिए जिसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया हो। तो हम लिखते हैं आंख, आंख अगर लिखा हुआ तो ये अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, ये है अनुनासिक। अगर ये कहा जाए कि कोई एक शब्द लिखिए जिसमें अनुसार का प्रयोग किया गया हो, है ना, अनुसार का प्रयोग किया गया, तो जैसे अंग लिखा हुआ है तो अंग में क्या है, अनुसार का प्रयोग किया गया है। और अनुनासिक में आंख जैसे लिखा हुआ तो इसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया, जो चंद्र बिंदी है इसमें लगता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, द्विगुण व्यंजनों को जोड़ देने पर कुल कितने व्यंजन हो जाएंगे, 35। वैसे कुल मिला के 33 व्यंजन होते हैं, कुल 36 व्यंजन होते हैं, लेकिन द्विगुण व्यंजनों को मिला देने पर
33 प्लस कितना हो जाएगा 2, 35 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये थे वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और भी वर्णमाला से संबंधित जो जो प्रश्न छूट रहे हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।